आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण, गुलाम वंश, लोदी वंश, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत के कला, इतिहास, स्थापत्य और भक्ति तथा सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण अध्याय से संबंधित है कि शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था। ऑप्शन है सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और अलब्तगीन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न ही गलत है। शाहनामा का लेखक फरिश्ता नहीं था, बल्कि शाहनामा जो है ये फिरदौसी की रचना है और फिरदौसी जो है वो महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान और कवि था। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था, तो ये महमूद गजनवी से संबंधित होगा। शाहनामा का लेखक फरिश्ता नहीं है। आप देख लीजिए कि ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता न होकर फिरदौसी है और ये महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की भी उपाधि दी जाती है। जबकि फरिश्ता की रचना तारीख़ फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह अस्तराबादी फरिश्ता था। ये कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में रहा और बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीख़ फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाहदूती को समर्पित थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना नियुक्त किया था। ऑप्शन है आपके इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद, बलवन या अलाउद्दीन खिलजी। तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों आप जान लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई थी। मंगोलों के मार्ग पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों की इक्ताओं में भी सेना की टुकड़ियां तैनात की गई थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था। ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, कुमारपाल या भीमदूती। तो सही उत्तर है जयचंद, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद के बीच 1194 में लड़ा गया था, जिसमें गोरी ने जयचंद को पराजित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलाम वंश से संबंधित है कि निम्नलिखित सुल्तानों में किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। ऑप्शन देखिए बलवन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बलवन। दोस्तों बलवन ने अपने को खलीफा का सहायक कहा है। बलवन ने दोस्तों गढ़ मुक्तेश्वर के मस्जिद का निर्माण करवाया। इसकी दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की इकाई थी। आप देखिए आगरा, लाहौर, बदायूं या दिल्ली। तो सही उत्तर है दिल्ली। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1211 में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा और शीघ्र ही उसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। चूंकि प्रश्न में राज्यकाल में राजधानी पूछा गया है, तो इसलिए उत्तर आपका दिल्ली होगा। देखिए खिलजी वंश से संबंधित है एक प्रश्न। यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। रणथंभौर, देखिए यहाँ पर सूची 1 और उनके शासक हैं। रणथंभौर ये हमीर देव से संबंधित था। चित्तौड़गढ़ राजा रतन सिंह इसके शासक थे। देवगिरी राजा राय रामचंद्र और गुजरात कर्णदेव। तो सही सुमेलन 3, 4, 2 और 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था।
ऑप्शन है बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो सही उत्तर है मुबारक खिलजी ने। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। बाद में कैद से मुक्त होकर वो सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया और अल उल इमाम तथा खलीफुतुल्लाह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी और इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। तो याद रखिएगा, दीवाने अमीर कोही ये कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने अपने सामान्य जन की भलाई के लिए कुछ परोपकार किए। नियुक्ति के लिए एक रोजगार दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिए, इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक ने। तो सही उत्तर है सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। और याद रखिएगा, सल्तनत काल में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नए नगरों का निर्माण करवाया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। लोदी वंश से संबंधित प्रश्नों को आइए देखते हैं। किसने आगरा की स्थापना की थी? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप जानते हैं सिकंदर लोदी ने। दोस्तों, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी लोदी वंश का महत्वपूर्ण शासक था। बहलोल लोदी ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण ये था कि निजाम खां की मां जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और जुलाई 1489 में निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वो लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नया नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी घोषित किया। सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी शासक था। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किए। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय आरंभ हुआ था। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। वो शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या के श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई और सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित सुल्तानों में कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये सिकंदर लोदी था। और आप जान लीजिए, सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह और अकबर ने अपने शासनकाल में किया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से जकात यानी मुस्लिमों से लिया जाने वाला संपत्ति कर समाप्त कर दिया और सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो आप जानते हैं 8 तेलुगु कवि। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। इसके शासनकाल में तेलुगु का जो है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना सबसे प्रमुख थे, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वारोचित संभव और मनुचरित हैं।
कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी रचना आमुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी और बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो ये था तमिल साहित्य का स्वर्ण युग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तमिल नहीं दोस्तों, जान लीजिए तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल था विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था कब? तो आप जान लीजिए, अब्दुल रज्जाक विजयनगर देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब्दुल रज्जाक एक फारसी राजदूत था जो विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश के पहले प्रतापी शासक देवराय द्वितीय 1422 से 1446 के शासनकाल में विजयनगर आया था। अब आइए दिल्ली सल्तनत के कला, इतिहास और स्थापत्य के बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार निर्माण में योगदान नहीं दिया है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों आप जानते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया। सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ और प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया था। ये गोलाकार और 5 मंजिली इमारत है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस कारण फिरोज ने चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया और इस तरह कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी विद्यमान हैं। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें स्मारक और निर्माता अटाला देवी मस्जिद, इब्राहिम शाह सरकी, छोटा सोना मस्जिद तो ये वली मोहम्मद, और कदम रसूल का निर्माण नुसरत शाह, और अदीना मस्जिद सिकंदर शाह के द्वारा निर्माण इसका कराया गया था। तो सही सुमेलन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आप जान लीजिए, सही सुमेलन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका सही सुमेलन हो जाएगा 2, 4, 1, 3। तो देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ये बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो अमीर खुसरो का जन्म जो है दोस्तों पटियाली में, जो कि एटा का पटियाली था, वर्तमान में ये कासगंज जिला हो गया है। तो कासगंज के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था, जिसे अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। इसका जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। ऐतिहासिक विषय को लेकर उसको पहली मसनवी किरान उस सादेन है। और अमीर खुसरो की अन्य रचनाओं में मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, आशिका, नूह सिपहिर और तुगलकनामा आदि प्रमुख हैं। दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म 1252 में एनसीईआरटी में दिया गया है, या 1253 में हरिश्चंद्र वर्मा जो है मध्यकालीन इतिहास में लिखते हैं। जबकि दिल्ली गजेटियर के अनुसार अमीर खुसरो का जन्म 1253 और मृत्यु जो है ये 1325 में हुई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए, रास पंचाध्याय के लेखक नंददास हैं, याद रखिएगा। चैतन्य भागवत वृंदावन दास के द्वारा लिखी गई है। चैतन्य मंगल जो है जयनंदा, और भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती के द्वारा लिखी गई है। तो सही सुमेलन 3, 1, 2, 4। तो विकल्प देख लेते हैं दोस्तों, 3, 1, 2, 4। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत आपको बताना है कि किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं आप देख सकते हैं। सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा या इनमें से किसी की नहीं,
तो सही उत्तर है जौहर प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। दोस्तों आप जान लीजिए कि राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के बाद किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थीं। सती प्रथा और बाल विवाह जैसी प्रथाएं यद्यपि राजपूतों के समय में बढ़ीं, फिर भी ये पहले से चली आ रही थीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? ऑप्शन देखिए, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन खुसरो शाह या अलाउद्दीन मसूद शाह। तो सही उत्तर है नसीरुद्दीन खुसरो शाह। दोस्तों आप जान लीजिए, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसीरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। मुबारक शाह की हत्या के उपरांत खुसरो खान नसीरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर देखिए, चंदवार या चंदावर का युद्ध ये 1194 चंदावर का युद्ध। तैमूर का आक्रमण दोस्तों 1398 में हुआ था। तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध 1565 में, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा 2 1 4 3। तो मिलान कर लीजिए, 2 1 4 3 ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, इब्न बतूता मोरक्को सही है, मार्को पोलो इटली सही है, अब्दुल रज्जाक तुर्की ये आपका सही नहीं है। दोस्तों अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री था और नूनीज पुर्तगाल ये आपका सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। और आप जान लीजिए, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। मार्को पोलो बेनिस यानी इटली का यात्री था, वो पांड्य शासक मार बर्मन कुलशेखर के समय में भारत आया। फारस का राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। और नूनीज पुर्तगाल का यात्री था और घोड़ा व्यापारी, इसने भी विजयनगर की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ घटनाएं हैं, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें आपको मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, अफगानपुर संयंत्र, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या और तराइन का द्वितीय युद्ध। तो आप जान लीजिए 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और इसमें मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी, भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। और 1296 में दोस्तों 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी। अफगानपुर संयंत्र द्वारा उलूग खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की हत्या ये 1325 में हुई थी। और राजधानी स्थानांतरण दोस्तों आप जान लीजिए कि राजधानी स्थानांतरण ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी दिल्ली का दौलताबाद हस्तांतरण किया गया। ये 1325 से 1351 इसका शासनकाल था। तो क्रम जो हो जाएगा वो कौन सा क्रम हो जाएगा, 4 3 2 1 एकदम नीचे से सही चलता हुआ। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। तो उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक या जो है जूना खां। मोहम्मद बिन तुगलक या फिर जूना खां की स्मृति में जौनपुर नगर स्थापित किया गया था। दोस्तों आप जान लीजिए, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य 1394 में बन गया। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र शर्की राज्य की स्थापना की थी। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उर सर्क यानी पूर्व का स्वामी और ख्वाजा ए जहाँ की उपाधि दी थी। शर्की शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, लेकिन 1479 में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह शर्की को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जौनपुर की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जौनपुर की स्थापना दोस्तों फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है जैनुल आबिदीन ने। दोस्तों 1420 से 1470 तक लगभग 50 वर्षों का लंबा और समृद्धपूर्ण शासन चलाने वाले कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबिदीन ने सर्वव्यापी सहिष्णुता की नीति अपनाई, कश्मीर के निर्वासित ब्राह्मणों को वापस बुलाया, जजिया कर हटा लिया और नए मंदिरों के निर्माण की अनुमति प्रदान की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो आप जानते हैं द्वार समुद्र होयसल वंश या हेलीबीडू जो है कर्नाटक के हासन जिले में है। इसे पहले द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था। ये होयसल राजवंश की राजधानी थी। भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था किसने? तो ऑप्शन है अलवार संत, सूफी संत, सूरदास या तुलसीदास। तो सही उत्तर है दक्षिण के अलवार संतों द्वारा पहली बार भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। दोस्तों भक्ति आंदोलन का उदय सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ, वहाँ से इसका प्रचार उत्तर में हुआ। भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई और कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात में पहुंचकर जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ, जिन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नयनार संतों ने प्रसारित किया था। भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने 7 दीप 9 खंड। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने। श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तैलंग ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा के अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण और विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत यानी शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक क्या है? तो ये है अमरमूल। दोस्तों साखी, सबद और रमैनी कबीर की रचनाएं हैं, लेकिन धर्मदास के साथ उनके संवादों का संकलन अमरमूल में प्राप्त होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन इस्लाम से प्रभावित था? आपको बताना है। चैतन्य, मीराबाई, नामदेव या वल्लभाचार्य? तो सही उत्तर है नामदेव। दोस्तों महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में नामदेव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनका जन्म 1270 में नरसी में हुआ था। इनके गुरु ज्ञानेश्वर थे। नामदेव वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। भक्ति आंदोलन के संतों में नामदेव इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। ये मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थयात्रा और कठोर शारीरिक साधना मार्ग के विरुद्ध थे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? चिश्तिया, सोहरावर्दिया, कादरिया या नक्शबंदिया? तो सही उत्तर क्या है? नक्शबंदिया सिलसिला दोस्तों ये संगीत के विरुद्ध था। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। ख्वाजा ख्वांद महमूद इस शाखा के एक प्रमुख संत थे जो भारत आए और कश्मीर को अपना केंद्र बनाए, लेकिन भारत में इस शाखा का मुख्यतः प्रसार 16वीं-17वीं सदी में ख्वाजा बाकी बिल्लाह द्वारा किया गया, जो अपने गुरु की आज्ञा से काबुल से आए थे। शेख अहमद सरहिंदी इनके मुख्य शिष्य थे, जो मुजद्दिद यानी इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से प्रख्यात हैं। ये सिलसिला समा या संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में ये सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ये शाह मोहम्मद गौश। आप जान लीजिए सूफी संत शाह मोहम्मद गौश ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। वो सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। मुगल बादशाह हुमायूं और तानसेन से उनका घनिष्ठ संबंध था। मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध रचना जवाहिर ए खम्स है, जिसमें उन्होंने अपनी आध्यात्मिक खोज को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने हठ योग की एक पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद बहर उल हयात के नाम से किया। सत्तारी संतों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और रीतियों में समानता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो उत्तर है ख्वाजा उस्मान हारूनी के।
याद रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत साजिस्तान या सिस्तान में लगभग 1138-39 में हुआ था। बाद में अपने माता पिता के साथ वे खुरासान प्रांत में बस गए। निशापुर के हारून में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य बने थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली या चिराग ए दहलवी कहा जाता है? तो ये हैं नसीरुद्दीन। दोस्तों, शेख नसीरुद्दीन महमूद शेख जो है शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे। ये अपनी पदवी चिराग ए दिल्ली यानी दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के सामान्य अध्ययन के लिए मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो